विवाह के विरोध में आज फिर मैं ऐसे विरोध आपके सामने रूबरू हूँ। आज की एक महत्वपूर्ण खबर पर अपने विचार आपके साथ शेयर करें। इन दिनों राजनीति के गलियारों से लेकर बौद्धिक वर्ग के विभिन्न क्लासों में और जहाँ जहाँ ऐसे केंद्र बने हैं जहाँ आज भी हालांकि वो प्रथा करीब करीब खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ स्थान बचे हुए हैं जहाँ कुछ लोग बैठते हैं, बुद्धिजीवी बैठते हैं, कुछ विचारक बैठते हैं और देश की मौजूदा स्थिति पर विशेषकर लोकतंत्र के संदर्भ में चर्चा करते हैं। और उन्हीं गलियारों से ऐसी खबरें बार छन छन करके आ रही हैं कि अब सीधे सीधे लोकतंत्र को निशाने पर लेने की तैयारियां चल रही हैं। कहा तो जाता है कि साजिश रची जा रही है, लेकिन भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में ऐसे किसी मंसूबों को अंजाम दिया जा सकेगा यह संदिग्ध है। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसी दुर्लभ स्थितियां पैदा होती हैं देश की जनता सड़कों पर निकल आती है। अचानक कोई नया नेतृत्व उनके सामने आ जाता है और ऐसा सोचने वालों को उनका स्थान दिखा दिया जाता है। ऐसे कई ऐसे में यह चर्चा बार बार होना कि आखिर लोकतंत्र को निशाने पर लिया जा रहा है, ये निशाने पर क्यों होता है। यह हुआ कि पिछले दिनों में देखा गया कि अनेक संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन किया गया। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, अनेक संस्थाओं का अवमूल्यन किया गया और अपरोक्ष में ऐसे संकेत दिए गए कि वे रास्ते पर आए, अन्यथा समझ सकते। पिछले दिनों एक केंद्रीय मंत्री ने, ध्यान रखें, अभी कुछ दिन पहले एक केंद्रीय मंत्री ने भारत के प्रधान न्यायाधीश की मौजूदगी में कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए। यह एक खतरनाक सोच का नमूना है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार उनके सामने आए मामलों का निपटारा करती है। उसे अधिकार है संसद में पारित कानून की भी समीक्षा करने का अधिकार उसे प्राप्त है। वह न्यायपालिका है जिसने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान की और करते रहे हैं। हालांकि स्वयं न्यायपालिका, जैसे कहा कि अब जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात आती है तो अब निशाने पर न्यायपालिका को लेने की चर्चा होती है। जिस केंद्रीय मंत्री की मैंने चर्चा की उसे छोड़िए, ध्यान रखिए, अभी कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश मीडिया के सामने आए थे। भारत के आजाद भारत के इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में पहली घटना थी जब कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की थी और लबोलुबाब उनकी वेदना का यह था कि उन्हें दबाव में काम करना पड़ता है। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज जो हमारी बिरादरी की स्थिति है, दुनिया की भी, जिस प्रकार इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और किसी तार्किक परिणति पर पहुंचना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। इसलिए भी संदेह जाता है कि अब निशाने पर लोग न्यायपालिका है तो आखिर क्यों है। मैंने कहा कि जिस तरह से धीरे धीरे बातें जो सामने आ रही है, ध्यान रहे, हमने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को जो अपनाया हुआ है वह पिछले कई दशक से, 7 दशक से अधिक हो गए, सफलतापूर्वक हम आगे जा रहे हैं और पूरा विश्व चकित होकर, बल्कि प्रशंसनीय नजर से हमें देखने लगा है कि देखो भारत में लोकतंत्र कितना सफल रहा है। चुनाव में सरकारें बदलती हैं, सरलतापूर्वक सत्ता का हस्तांतरण होता है, कहीं कोई चीज चुपुड़ नहीं होती है। यह भारत देश है, यह भारत का लोकतंत्र है।
ऐसे में जब लोकतंत्र पर खतरे की बात आती है, उसे निशान पे लिया जाता है तो चिंता प्रकट होती है। लेकिन जब ऐसे संकेत सत्ता के सर्वोच्च स्तर से आने लगे तो चिंता तो होगी ही, चर्चा तो होगी ही। ध्यान रखें, 2014 के चुनाव के पूर्व अर्थात वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के पूर्व नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था, कांग्रेस मुक्त भारत। ध्यान रखिएगा, कौन सी कांग्रेस? देश की सबसे बड़ी पार्टी, वह पार्टी जिसके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उससे मुक्ति की बात नरेंद्र मोदी ने की थी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री। कांग्रेस मुक्त भारत, यह अत्यंत ही खतरनाक संकेत था। और अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जगह कहा कि देश से क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि देश से क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। क्या आशय था? तो फिर कौन बचेगा? एक पार्टी, सिर्फ एक पार्टी। और एक पार्टी के शासन का अर्थ क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं, वो तानाशाही क्यों ले जाता है। नड्डा ने जब क्षेत्रीय पार्टियों की बात की, उनका आशय क्या था? आज देश के विभिन्न प्रदेशों में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां शासन कर रही हैं और मजबूती के साथ वह कायम है। उनके निशाने पर, नड्डा के निशाने पर होते। इसी प्रसंग में मुझे एक याद आता है, तो क्या यह सोच अचानक रातों रात नहीं उभरती है? यह अच्छी तरह सोची समझी, अच्छी तरह सोच समझकर बनाई ये रणनीति का हिस्सा है जो बाहर है। इसी संदर्भ मुझे एक प्रसंग की याद आती है। आपातकाल के बाद 77 के चुनाव में, 1977 के चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी पराजय का सामना कर सत्ता से बाहर हुई थी, स्वयं इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। उसके बाद लेकिन जब जनता पार्टी का शासन हुआ, विभिन्न दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी। जयप्रकाश नारायण का आह्वान पर, उनके हस्तक्षेप पर जनता पार्टी, लेकिन वे शासन चला नहीं पाए, सरकार गिर गई, पुनः चुनाव हुए और 80 के चुनाव में वही इंदिरा गांधी, जिन पर देश पर आपातकाल थोपने का आरोप लगा था, लोकतंत्र विरोधी उन्हें बताया गया था, उनके आचरण को, उनके कृत्य को। जो आंदोलन जयप्रकाश से आंदोलन चला था, उसका नारा ही था, इंदिरा के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति हमारा नारा है। वही इंदिरा गांधी दोबारा 1980 में पुनः चुन कर आती, उसी देश की जनता, उसके मतदाता उन्हें बहुमत दे करके पुनः सत्ता में वापसी आती। उन दिनों एक और घटना की याद मुझे आती। इंदिरा गांधी के एक विश्वस्त मंत्री थे, बसंत साठे, केंद्रीय मंत्री थे, इंदिरा गांधी के विश्वस्त थे। एक बार उन्होंने एक बात छेड़ी, लिमिटेड डिक्टेटरशिप, सीमित तानाशाही। बड़ी चर्चा उस समय हुई कि यह क्या है। और जब बसंत साठे ने यह बात छेड़ी थी तो जाहिर है कि इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सहमति रही होगी। बाद में बात सामने आई भी कि यह बात देश के सामने रख इंदिरा गांधी देश की जनता का नर्व टटोलना चाहती थी। वो देखना चाहते थे कि इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है देश की। लेकिन प्रतिक्रिया के रूप में पूरे देश में इसका विरोध हुआ। स्वयं कांग्रेस पार्टी के अनेक बड़े नेता इसके विरोध में खड़े हो गए थे। नतीजतन वह विचार अलग रख दिया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात बसंत साठे से हुई थी। वो रांची आए हुए थे, मेरी अलग से जब एक बातचीत हुई तो मैंने इस पर पूछा, तो आज मुझे उस पर हंसी आती है कि आज एक जुमला शब्द बहुत प्रचलित हो गया है, खासकर प्रधानमंत्री के
वचनों को लेकर जुमला जुमला कहा था, उस समय मैंने जब बसंत साठे से ये पूछा था कि आखिर यह बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही क्यों, उनके मुंह से कहा कुछ नहीं, एक शिगुफा था। जुमला की जगह उन्होंने शिगुफा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन यह शिगुफा नहीं हो सकता है। ऐसे विचार कहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपनी जो मंडली थी वहां उठे होंगे, और बसंत साठे जैसे मैंने कहा खुद अपने मन से ऐसा कर नहीं सकते थे। उन्होंने इस बात को उछाला, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई, जब इसकी भर्त्सना हुई, इसका विरोध हुआ, तो उस मामले को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। लेकिन ऐसी सोच उस समय पनपी थी। आज के संदर्भ में मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि आज जब लोकतंत्र को निशाने पर रखने के आरोप वर्तमान सरकार पर लग रहे हैं और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो रहा है, तो फिर वह घटना याद आती है कि कहीं वर्तमान मोदी सरकार भी उसी रास्ते पर तो नहीं चल रही। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भारत में लोकतंत्र को समाप्त आप नहीं कर सकते हैं पूर्णतः, तब इसके स्वरूप को बदलने की चर्चा हो रही है। पहले संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया गया और अब निशाने पर जैसे कि न्यायपालिका है, क्योंकि एक भारतीय न्यायपालिका है जिसके रहते हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। अनेक ऐसे प्रसंग मामले हैं, लेकिन विरोधाभास के रूप में जैसे मैंने कहा कुछ जजेस बाहर आकर के बोला था, उन्होंने दबाव में काम किया, और यह भी देखा गया उन जजों में जो एक थे, अवकाश प्राप्त होने पर उन्हें राज्यसभा मुख्य न्यायाधीश, उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ऐसे भी प्रमाण सामने हैं, इसलिए चिंता प्रबल हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ध्यान रखिए कि जब भी लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की चर्चा होती है तो यह दुखद है, पीड़ादायक है कि तत्काल मोदी सरकार को निशाने पर लिया जाता है। उनकी मंशा पर, उनकी नीयत पर संदेह प्रकट किए जाते रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच इस हमारे वर्तमान लोकतांत्रिक स्वरूप को बदलने की कोशिश हो रही है। ध्यान दें, अभी पिछले दिनों एक केंद्रीय मंत्री ने जब यह कहा था, जिसे मैंने दोहराना ही होगा, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए, तो तत्काल हमारा ध्यान उस साजिश, कथित साजिश की ओर जाता है जो लोकतंत्र के खिलाफ रची जा रही है। यह कैसे होगा? आजाद न्यायपालिका है, उसे असीम अधिकार प्राप्त है, वो संसद में पारित कानून की समीक्षा करने का भी अधिकार प्राप्त है। वह न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ टीम वर्क की तरह, मतलब ये जो बाबू लोग हैं उनके साथ मिलकर के उनके स्याह सफेद में पार्टनर बने। यह विचार सामने आना ही हास्यास्पद था, लेकिन चूंकि यह विचार एक केंद्रीय मंत्री की ओर से आया है तो इसे तत्काल खारिज नहीं किया सकता। इस पर चर्चा होगी ही और होनी चाहिए। हालांकि ठीक है कि जिस रूप में चर्चा होनी चाहिए थी आज वो चर्चा नहीं हो, पर इसका कारण यह है मीडिया पर दबाव। आज मीडिया भी एक दबाव के तहत काम कर रहा है। इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दें तो उन्हें सरकारी एजेंडे को सामने लाकर के उसे बढ़ाने को कहा जाता है और मीडिया मजबूर है, कारण चाहे जो भी रहे, चाहे दबाव हो चाहे प्रलोभन हो, लेकिन ऐसा हो रहा है, यह अस्पष्टता दृष्टिगोचर है। ऐसे में अभी सबसे बड़ा दायित्व देश की जनता के ऊपर है और चूंकि मीडिया जनता की आवाज है, आज हम दुखद रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं कर सकते। वहां भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अब जो देखा जा रहा है, जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें उन पर भरोसा करने को देश की जनता तैयार नहीं है। ऐसे में अब कुछ भरोसा रह गया है
और उम्मीद की किरणें हैं तो आम जनता की ओर, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये दोहराना ही होगा, भारतीय इतिहास में दर्ज है कि जब जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हुई हैं तो देश की जनता सड़कों पर निकली है और सत्ता को मजबूर होकर उसके सामने सिर झुकाना पड़ा है। इसलिए यह आशा की जा सकती है कि लोकतंत्र के विरोध में अगर कहीं कोई साजिश रची जा रही है, न्यायपालिका को भी झुकाने की कोई चर्चा हो रही है, तो ऐसे तत्व सावधान हो जाए। देश की जनता बहुत जागरूक है और सशक्त है, ऐसे किसी मंसूबों पर पानी फेरने में वह देर नहीं करेगी। अतः मेरा आग्रह अंत में अपनी बिरादरी के सदस्यों से, मीडिया के लोगों से रहेगा, कृपया मीडिया की पवित्रता को कलंकित न करें। आज भी पूरा देश बहुत आशा के साथ हमारी ओर देखता है। हमारे ऊपर एक दायित्व है, एक सामाजिक दायित्व है। समाज में हर क्षेत्र में आपस में प्रेम भाव पैदा रहे, प्रेम भाव बना रहे, कहीं कोई विद्वेष नहीं रहे, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। क्योंकि सब ध्यान रखें, हमारे मुद्रित शब्दों को एक समय था जब ईश्वर का शब्द माना जाता था, और आज हम अविश्वसनीय बन गए हैं। हमारे शब्दों पर लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है। क्यों? इसके लिए दोषी हम स्वयं हैं। कैसे हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कम से कम हमारी पुरानी स्थिति हमें मिल जाए, हम पुरानी अवस्था पहुंच जाए, हमारे शब्दों को ईश्वर का शब्द माना जाए, जनता उन्हें मान करके उसके ऊपर कदम डाल करे। ऐसा आचरण हमें करना होगा और इसके लिए बहुत आसान है, एक शर्त है, प्रलोभन से दूर, दबाव से दूर, निर्भीकता पूर्वक हम अपने दायित्व का निर्वाह करें। धन्यवाद।